ठीक है, अभी हमने देखा है रोल्ड लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में। मीन्स अगर किसी भी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाता है, तब उस केस में जो वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसी के वेपर प्रेशर से जो डिसाइड होगा वो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड होगा। सीधी सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल्ड ने अकॉर्डिंग टू रोल्ड जो सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू रोल्ड जो सॉल्यूशन है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब रोल्ड के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू रोल्ड सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। वन इज आइडियल एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वे सॉल्यूशन जिसमें किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है, किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन। मतलब, और यही तो रोल्ड लॉ था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो रोल्ड लॉ को ओबे करेगा, जो ओबे करेगा किसको? ओबे करेगा किसको? रोल्ड लॉ को। रोल्ड लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? रोल्ड लॉ क्या कहता था कि किसी भी सॉल्यूशन में इंडिविजुअल कोई भी कंपोनेंट आप निकालते हैं तब उस कंपोनेंट का जो पी ए होगा वो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज होगा। या ये कह सकते हो कि अगर कोई सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो पी ए और पी बी के सम के इक्वल आ रहा है, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर किसी सॉल्यूशन के लिए जो पी ए है वो इक्वल नहीं आ रहा है इस केस के, मतलब पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज नहीं आ रहा है, या ये कह लो कि पीटी नहीं आ रहा है किस किस के इक्वल? पी ए और पी बी के सम के इक्वल। यानी कि वे क्या नहीं कर रहे हैं? डोंट ओबे, है ना? डोंट ओबे किसको? टू रोल्ड लॉ। जो रोल्ड्स लॉ को क्या नहीं करते हैं? ओबे नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब इनकी भी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इनकी भी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको भी एक बार डिस्कशन में लाते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से समझना है तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं पहले ये समझ में आ गया। जो ओबे करते हैं रोल्ड लॉ को वे आइडियल, जो ओबे ना करते हैं रोल्ड को वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी इन सॉल्यूशन की क्या होगी? तो यही है कि ये ओबे करते हैं रोल्ड लॉ को, जो डेफिनेशन ही इनकी प्रॉपर्टी है। इन सॉल्यूशन में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो जीरो होगा। मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब चेंज कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम में जीरो है? भाई चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या रहा है? अगर जीरो, और ये वी आई जो है नेगेटिव साइन का है उधर जाकर के प्लस हो गया तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सोल्यूशन के लिए उस सोल्यूशन की इनिशियल वॉल्यूम और उस सोल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपस में अगर बराबर है तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो सोल्यूशन कैसा है? आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर डेल भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज जरूर होगा। देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या नहीं होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर मैं इसको उधर ले आके प्लस कर दूं तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल नहीं आ रहा है किसके? इनिशियल वॉल्यूम के। तो मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो वॉल्यूम थी, अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वही वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम जो सोल्यूशन की वही बनी रहे, तब उस सोल्यूशन को किस कैटेगरी में रखेंगे हम? आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है,
फाइनल इनिशियल के जैसी नहीं रहती है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर कोई एंथैल्पी में चेंज भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज हो सकता है। मतलब क्या होगा यहाँ पर बात समझेंगे। फिर वही बात है कि एंथैल्पी कैसे निकालोगे, फाइनल एंथैल्पी सोल्यूशन की और इनिशियल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो इक्वल जीरो, उधर जाके प्लस हो गया, सॉरी एंथैल्पी फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, इनिशियल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू जीरो, उधर जाके प्लस हो गया, तो एच एफ इक्वल्स टू एच आई। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो सोल्यूशन की एंथैल्पी थी वही एक्सपेरिमेंट करने के बाद रही, तब उस सोल्यूशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है। एंथैल्पी में चेंज का मतलब क्या है कि ना तो हीट जो है सोल्यूशन के अंदर एंटर कर रही है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ना तो हीट, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो हीट बढ़ रही है ना हीट घट रही है, हीट एज इट इज है। हीट जो है वो क्या है, एज इट इज है, जो भी है वही है। जब हीट ना तो अंदर गई है एक्सपेरिमेंट में सोल्यूशन के, ना एब्जॉर्ब की है मतलब सोल्यूशन में, ना सोल्यूशन में एग्जिट की है, ना बाहर एमिट की है सोल्यूशन ने हीट को, तो मतलब ना तो ये एंडोथर्मिक है, ना तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस से बने होंगे, ना ये एक्सोथर्मिक से, ये ना तो एंडोथर्मिक और ना ही एक्सोथर्मिक, ये न दोनों नहीं होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल ऐसे चेंज निकालते हैं, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, उधर जाकर के अगर ये प्लस साइन कर भी दूं तो फाइनल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नॉट इक्वल टू इनिशियल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस करने के बाद उसकी एंथैल्पी जो है वो चेंज हो रही है, इनिशियल और फाइनल दोनों डिफरेंट आ रही है, तो उस सोल्यूशन को किस कैटेगरी में रखेंगे हम, नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। और वो जो एक्सपेरिमेंट ही एंथैल्पी में चेंज कर रहा होगा, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, या तो वो क्या कर लिया होगा, एंडोथर्मिक हो चुका होगा। हीट को एब्जॉर्ब करना किसमें एब्जॉर्ब किया जाता है, या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। जब एंडोथर्मिक होगा, जब एंडोथर्मिक होगा, अगर कोई सोल्यूशन एंडोथर्मिक नहीं है, ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ना तो हीट एंटर कर रही है ना हीट बाहर जा रही है, मतलब ना हीट में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। बेसिकली वो सोल्यूशन कैसा होगा, ना तो ठंडा हुआ होगा ना तो गर्म हुआ होगा, क्योंकि हीट एंटर नहीं कर रही है और ना हीट उसके अंदर से बाहर जा रही है, तो ना तो ये हॉट होंगे, ना ही ये क्या होंगे, कोल्ड होंगे। ये क्या हो सकते हैं, जब एंडोथर्मिक है या तो ये हॉट होंगे, या फिर ये सोल्यूशन किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, कोल्ड सोल्यूशन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब बात ध्यान से समझनी है। एक फोर्थ प्रॉपर्टीज की और है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर समझना हो तो एक फोर्थ प्रॉपर्टी और समझते हैं आइडियल की, और फिर नीचे समझ लेते हैं किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। इसमें मान लो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ सोल्यूशन था, ये दो कंपोनेंट से, मान लो एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, और ये दोनों को मिला करके एक कंपोनेंट जो सोल्यूशन बन गया, जो मिक्सचर बन गया, दैट इज ए बी। ए बी, अब मान लो ये ए के पार्टिकल्स हैं, ये बी के पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअली अलग पार्टिकल्स हैं, और ये ए बी ए बी ए बी ए बी, ए के और बी के पार्टिकल्स आपस में मिक्स्ड है। अब यहाँ पर जितना इंट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना इंट्रैक्शन ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो जो इंट्रैक्शन ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में होगा, वही इंट्रैक्शन किस किस के बीच के नियरली इक्वल होगा, किसके, ए और बी के पार्टिकल्स के। मतलब किसी भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट लो, जैसे कि बी बी लिया, बी बी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, वो नियरली इक्वल किसके होगा, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट के आपस में जो इंट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो क्या है, इंट्रैक्शन है, वही ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, वही ए और बी के पार्टिकल्स में, जो बी और बी के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है, सिमिलरली नियरली वो भी किसके इक्वल है, ए और बी के पार्टिकल्स। लेकिन अगर ये बात नहीं अप्लाई हो रही है, ये बात नहीं अप्लाई हो रही है,
तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन आइडियल की सोल्यूशन की कैटेगरी में। मतलब अगर ए और ए के बीच के जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं है किसके, ए और बी के पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शंस के। और यहाँ पर क्या है, अगर बी और बी के, ऐसा बोल लो या ऐसा बोल लो कि बी और बी के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी इक्वल किसके नहीं जा रहा है, ए और बी के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं जा रहा है, तब उस सोल्यूशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उस सोल्यूशन को हम रखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, जो ओबे करेंगे रोल्ट लॉ को, मतलब जिसमें पीटी इक्वल होगा पीए और पीबी के, यहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, ना तो हीट एंटर करेगी ना हीट उससे बाहर होगी, हीट एंटर नहीं कर रहे हैं तो गर्म नहीं होंगे, हीट बाहर नहीं जा रही है तो ठंडे नहीं होंगे। यहाँ पे ये सब चीजें इसकी उल्टी है बिल्कुल। यहाँ पर जो ए और बी, ए के बीच के जो पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी के बीच के पार्टिकल के इंटरेक्शन के नियरली इक्वल होगा, बी और बी के पार्टिकल का जो इंटरेक्शन होगा वो ए और बी के पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन के क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। ये किसकी प्रॉपर्टीज दी है हमने, ये सब आइडियल की एक प्रॉपर्टी, आइडियल सोल्यूशन की दूसरी, आइडियल सोल्यूशन की थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, बहुत ध्यान से ये बात समझने की है। पहले मैं इसको रब करूंगा, एक बार ध्यान से देखना पहले, और देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, अब इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब नहीं आई होगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यादा हो जाए राइट हैंड साइड से, भाई इक्वल ना आने की दो ही तो शर्तें हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी आ गई ज्यादा आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड कम आ जाए राइट हैंड साइड से। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आया भाई, ये तो या तो कम आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड या ज्यादा आ जाएगी, सीधी सी बात है। अब अगर मान लिया जाए आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अगर ज्यादा है ग्रेटर टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन, अगर वो ज्यादा आ रहा है इन दोनों के सम से, तब इस सोल्यूशन को हम नॉन, इसे भी नॉन आइडियल कहेंगे। इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो नॉन आइडियल, ये भी नॉन आइडियल। लेकिन ये नॉन आइडियल का कौन सा टाइप होगा, नॉन आइडियल भी दो तरह से क्लासिफाई हो गया है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि नॉन आइडियल भी कितने तरह का जा रहा है, दो तरह का जा रहा है, क्योंकि नॉन आइडियल में दो केस हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जाएगी या लेफ्ट हैंड साइड कम हो जाएगी, जब इक्वल नॉट इक्वल की कंडीशन ये दो ही बनेगी। तो ज्यादा वाली कंडीशन को ढंग डेफिनेशन जो नाम देंगे वो कहेंगे नॉन, ये कौन सा सोल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, जो दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और ये क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन। कौन से डेविएशन दिखाएंगे, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, ये समझ में आएगा। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं। पहला, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी, वो जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई वॉल्यूम में चेंज कब होगा, बढ़ोतरी कब होगी वॉल्यूम में, इंक्रीमेंट कब होगा वॉल्यूम में, जब जो फाइनल वॉल्यूम आ जाए वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब ये कहा जाएगा कि फाइनल वॉल्यूम हमेशा कम होगी इस केस में इनिशियल वॉल्यूम से। तो पहली प्रॉपर्टी है, इसको देख करके समझ में आ गई। और इन दोनों केस में तुम देख सकते हो कि वीएफ बराबर नहीं आ रहा है वी आई के, मतलब ये नॉन आइडियल के ही टाइप जा रही है। और यहाँ पर एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब एंथैल्पी में चेंज होगा, बढ़ेगा, मतलब हीट जो होगी पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब फाइनल एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी इनिशियल एंथैल्पी
से। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंथैल्पी में चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में सब नेगेटिव, पॉजिटिव में सब पॉजिटिव, सीधी सी बात है। एंथैल्पी में यहाँ पर क्या होगा, फाइनल क्या हो जाएगी, इनिशियल एंथैल्पी से कम हो जाएगी। यहाँ पर हीट बढ़ गई है, हीट कब बढ़ी होगी, जब हीट उसके अंदर एंटर कर ली होगी, सोल्यूशन में एब्जॉर्ब कर ली होगी। एब्जॉर्ब करेगी तो सोल्यूशन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक। ये किस नियम को मानेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये किसको करेंगे, एक्सोथर्मिक को फॉलो करेंगे। ये जो सोल्यूशन होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, ये किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और ये किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये एक्सोथर्मिक को। अब जब ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पहले से गर्म हो जाएंगे ठंडा, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो जाएंगे, ये पहले ये हॉट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। एक और देखो, यहाँ पर जो ए और ए के बीच का, जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, वो ज्यादा हो जाएगा किससे, ए और बी के पार्टिकल, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन between the particles of A and A components is greater to the interaction between the particles of A and B components. Similarly, interaction between the particles of B and B components is also greater than to the interaction between the particles of A and B components. मतलब हर जगह पे यहाँ पे ग्रेटर साइन लगाना है, और इसमें क्या लगाना है आपको, लेस साइन लगाना है। मतलब ए और ए के बीच का जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा किससे, ए और बी के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन से। बी और बी के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा ए और बी के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से। ठीक है ये बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोल्ट है, रोल्ट ने सोल्यूशन को दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल कौन होंगे, जो रोल्ट लॉ को ओबे करेंगे, मींस जिसमें ये कहा जा सकता है सीधा सीधा, जिसमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द पीए प्लस पी, पीए प्लस पीटी। अगर इक्वल हो गया तो उसकी कुछ खूबी है कि वॉल्यूम में चेंज जीरो, एंथैल्पी में चेंज जीरो, ना एंडो ना एक्सो, ना हॉट ना कोल्ड, इंटरेक्शन बिटवीन ए ए बी बी, वो सब इक्वल किसके होगा, ए बी के इक्वल। और ये सारी चीज नॉट इक्वल लगा दोगे तो किसमें आ जाएंगी, नॉन आइडियल में। और नॉन आइडियल की जब नॉट इक्वल की कंडीशन है, नॉट इक्वल की कंडीशन कब बन सकती है, तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाए राइट हैंड साइड से। जब ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर साइन सब में अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे ग्रेटर साइन पॉजिटिव में, यहाँ ग्रेटर, ये सब ग्रेटर साइन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। याद रखना, बस ये याद रखना किस साइड में अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा साइन आ रहा है, लेस देन साइन आ रहा है। तो ये हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं किसके, आइडियल सॉल्यूशन के भी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी। और ध्यान से पहले इसको कॉपी करेंगे जल्दी से। देखो पहले एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। पहला एग्जांपल, बेंजीन और टोल्यूइन का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, वो क्या बनाते हैं, हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन के लिए बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, C6H6, टोल्यूइन C6H5CH3, ऐसे दे सकता है, ठीक है ना, याद रखना ये बात। दूसरा सोल्यूशन जो होगा N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, N-हेक्सेन और N-हेप्टेन पेपर में ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H14 और NC7H16, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तीसरा, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो है ना, जो सोल्यूशन बन के आएगा, जो मिक्सचर बन के आएगा, वो भी कौन सा सोल्यूशन को क्रिएट करेगा, आइडियल सोल्यूशन को क्रिएट करेगा।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5Cl और ये होगा C6H5Br। ये भी ध्यान रखना। अगर फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड यानी कि C2H5Br और C2H5I, इन दोनों का जो है ना मिक्सचर बन के आएगा वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। और एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसी से मिलता जुलता लिख देते हैं, इथाइल की जगह ब्यूटाइल ले लिया, नॉर्मल चेन ले ली, प्लस N-ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको ऐसे बोला जा सकता है NC4H9Br प्लस इसका मिक्सचर नॉर्मल चैन में कौन है, C4H9I। ये किसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं किसके, आइडियल सोल्यूशन के। किसके लिखे हैं, आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल लिखे हैं। एक सेकंड, ठीक, आइडियल सोल्यूशन के। अब हमें किसके लिखने हैं, नॉन आइडियल के। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जनरली ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल देकर के आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, या एग्जाम्पल देकर के सोल्यूशन का टाइप पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कौन से टाइप का सोल्यूशन बनाएगा, आइडियल बनाएगा या नॉन आइडियल बनाएगा, इस तरह से है ना। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल में भी दो तरह की कैटेगरी रखेंगे हम, एक वे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और दूसरे वे रखेंगे, वे टाइप रखेंगे जो क्या दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन दिखा देते हैं और यहाँ पर कौन से सोल्यूशन के एग्जांपल लिख देते हैं, पहले नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। सबसे पहला इथेनॉल और एसीटोन, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है ना, इथेनॉल इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, C2H5OH और एसीटोन मतलब CH3CO CH3। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। तो इथेनॉल, और ये क्वेश्चन, ये वाला जो एग्जांपल है ये बोर्ड में पूछा गया एग्जांपल है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, पहले इथेनॉल और एसीटोन की बात की गई है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन ले लेते हैं, प्लस एसीटोन कम करेंगे, यहाँ पे लेंगे एसीटोन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CO2, उसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 और एसीटोन फिर अगेन क्या हो गया, CH3CO CH3। ये एग्जांपल डायरेक्टली आपको लर्न करना है, याद करना है, इसको ध्यान रखना। ये वाले हो गए हैं, ये वाले। और अल्कोहल में जब कभी भी वाटर आपको गिरा जाएगा तो भी इसी का एग्जांपल होगा, है ना, ध्यान रखना। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और प्लस वाटर। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। और वाटर का तो आप जनरली याद जानते ही हैं, H2O। ये भी किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस है। अगर बात की जाए, मान लो मैं मिथाइल की जगह इम्पोर्टेंट लेता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होगा, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH और प्लस वाटर मीन्स आपको जनरली फॉर्मूला पता ही है, H2O, है ना। एक और ले लेते हैं, फिफ्थ अल्कोहल के साथ अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूँ, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल लिया मैंने, मिथाइल अल्कोहल लिया और इसके अंदर मैंने क्या डिसोल्व किया, इसके बाद में लिख देंगे, पहले यहाँ पे देखो कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल अगेन CH3OH, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड मीन्स CCl4। और भी कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं किसके, इसके। अब हम पढ़ते हैं किसको, एक सेकेंड। अब हम जाते हैं किस पे, वे सोल्यूशन के एग्जांपल जो क्या दिखाते हो, नेगेटिव डेविएशन। पहले इसको कॉपी कर ले। इधर से इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ पहले। अभी मुझे इस एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझने इस वाले को, मैं आगे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल में करूंगा। अब मैं लेता हूँ वे सोल्यूशन जो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। कौन सा नेगेटिव डेविएशन दिखाते हो, पहला एसिड और वाटर का जो हमेशा कॉम्बिनेशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी ले लिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl और वाटर का जो मिक्सचर होगा। दूसरा अगर मैं ले लूँ, मान लो नाइट्रिक एसिड ले लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड में मैंने वाटर डिसोल्व किया। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, मैं वीक एसिड्स माइल्ड एसिड्स भी ले सकता हूँ, जस्ट लाइक HCOOH जो फॉर्मिक एसिड है उसमें वाटर डिसॉल्व कर लिया, और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH इसमें वाटर डिसॉल्व किया। इन सब में क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एसिड 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 एसिड। एसिड में क्या डिसॉल्व किया हुआ है, बेसिकली वाटर डिसॉल्व किया। जब एसिड और वाटर डिसॉल्व करवाएगा मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसिड और किसका कॉम्बो, वाटर का कॉम्बो। जो मिक्सचर आएगा निकल के वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाए। अगर पांचवा एग्जांपल है, मान लो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और इसको बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6 के साथ अगर मिक्स किया जाए तो ये भी क्या बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर मान लो मैं इथाइल अल्कोहल लेता हूँ, इथाइल अल्कोहल C2H5OH अगेन, इस बार मैं इसको डिसोल्व कर लेता हूँ किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, मान लो CH3COOH। तो भी किसका एग्जांपल हो रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन का ही एग्जांपल है। और भी एग्जांपल ले जा सकते हैं, मान लो मैं CH3COOH को डिसोल्व कर दूं एथिल अल्कोहल में, हो गया। एक काम करता हूँ मैं एसीटोन से भी बना सकता हूँ, एसीटोन लो, एसीटोन लिया, ये एसीटोन मैंने ले लिया, इसमें एनिलीन डिसोल्व करना है। क्या डिसोल्व करना, एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। इन दोनों को और भी बनाए जा सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये आपको जनरली याद रखने हैं, ठीक है ना, आपको जनरली ये याद रखने हैं। इनको इस तरीके से याद रखना, सब में एसिड एसिड, और ये वाला उदाहरण जो एग्जाम्पल है ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एसिड एसिड, और देखो एसिड हो रहा है, जनरली तो सारे एसिड वाले ही हैं, ठीक है ना। हालांकि एनिलीन बेस होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब हम पढ़ेंगे एनिलीन के चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे तब समझ में आएंगे सारी की सारी बातें। फिलहाल ये एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले इसको समझो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने नॉन आइडियल सोल्यूशन याद रखना कितने टाइप का पढ़ा है, मैंने नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का पढ़ा है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अब मैं पढ़ता हूँ एजोट्रोप। एजोट्रोप, एजोट्रोप का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रोप। अब ये कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रोप क्यों है, ध्यान समझना, पहले एजोट्रोप समझेंगे। मान लो, बहुत ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है या मिक्सचर है, मिक्सचर है,
और ये लिक्विड्स का मिक्सचर है मेरे पास दो लिक्विड है, एक तो ए लिक्विड मान लो बाइनरी सोल्यूशन मैंने लिया, बी लिक्विड है, ये एक बाइनरी सोल्यूशन लिया, इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में और बी भी प्रेजेंट है, मैंने इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में ले लिया। क्या लिया मैंने इसको? एक क्लोज्ड कंटेनर में ले लिया। और मैंने इस तरह से, जब मैंने इसको ध्यान से समझना, मैंने अगर इसको टेम्परेचर दिया, तो यहाँ से ए की भी वेपर बनेंगी और बी की भी वेपर बनेंगी। ए भी वेपर बनाएगा, बी भी वेपर बनाएगा, कुछ लिक्विड बचा रहेगा, कुछ वेपर बची रहेंगी, ए की भी और बी की भी। मान लो जो ए कंपोनेंट है उसके जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज में वो एक्स ए है, काई ए से डिनोट किया जा सकता है। और जो बी है, बी कंपोनेंट के जो कंपोजिशन है इस लिक्विड फेज में दैट आर एक्स बी, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक्स ए क्या है? ये है कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। ऐसे ही ये है कंपोजिशन मींस मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज अगेन। अब यहाँ पर जब चूंकि ए और बी यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज डिनोट हो रहा है वाई ए से, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज डिनोट हो रहा है वाई बी से। अब ध्यान से समझना एज़ोट्रोप क्या होगा। एज़ोट्रोप क्या होगा? अगर पहली कंडीशन है एज़ोट्रोप होने की, तो सबसे स्पेशल कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन जो है पहले वो क्या है कि जो किसी भी मिक्सचर में, किसी बाइनरी सोल्यूशन जो लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगा वो दूसरे कंपोनेंट के वेपर फेज के कंपोजिशन के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और बी के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज सेम हो गए, इक्वल आने चाहिए। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी बात, ये तो कंडीशन नंबर पहली हो गई। अब मैं अगर कंडीशन नंबर सेकंड की बात करता हूँ, ये जो दोनों है ए और बी, पहले भले ही इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, ए का बॉइलिंग पॉइंट है, ए लिक्विड है तो ए का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बी लिक्विड का भी कोई ना कोई क्या रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। लेकिन जब ये आपस में ए और बी मिल गए, अब अगर ये क्या बनाना चाहते हैं, एज़ोट्रोप बनाना चाहते हैं, तो ए बी मिक्सचर का जो मिक्सचर आया है, मिक्सचर जो ए बी आया है, तो ए बी का मिक्सचर आया है हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या आना चाहिए? मान लो पहले ए का 100 था, बी का मान लो 30 था एग्जांपल के तौर पे, लेकिन अब दोनों का मान लो आ गया 71 एग्जांपल के तौर पे, अब दोनों का 71 है, ध्यान समझना। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो होंगे कांट बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही हम डिस्क्राइब करेंगे, पहले यहाँ तक समझो जो बात समझाई गई है आपको। देखो बहुत ध्यान से समझना भाई, मान लो मेरे पास एक लिक्विड ए है और ए लिक्विड का मान लो बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो मेरे पास बी लिक्विड है, वही मान लो इसका 30 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने इन लिक्विड को जब मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया, शुरुआत से धीरे धीरे टेम्परेचर, मान लो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक दिया मैंने। अब जो बी होगा, जो लिक्विड बी था वो उसकी वेपर बनने लगेगी, वो वेपोराइज हो जाएगा, जबकि ए वेपोराइज नहीं होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जो बी वेपोराइज हो गया, मैंने इसको यहाँ पर
कंडेंस करना शुरू कर दिया, ठंडा किया उस वेपर को, और मैंने यहाँ पर बी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। भाई बी के जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन था, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट था, लिक्विड था, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक मैंने क्या किया, दोनों के मिक्सचर को बॉईल करना शुरू कर दिया। तो जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो एज इट इज इसके लिक्विड के इस सोल्यूशन में, इस मिक्सचर में अंदर ही रहा, जबकि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो क्या होने लगा, वो वेपोराइज होने लगा, और बाद में मैंने उसको कंडेंस कर दिया। कंडेंस करने के बाद वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, वापस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। और इस तरह से यहाँ पर सिर्फ इस मिक्सचर में कौन बचा रह जाएगा, ये तो सारा उधर कलेक्ट हो जाएगा एक समय के बाद। तो ए और बी आपस में क्या कर लिए गए, सेपरेट कर लिए गए। इस मेथड को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, इस तरह से लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करना क्या कहलाया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन अब मैंने क्या बताया कि ए और बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब सेम आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ही सेम आ गया, मान लो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस आ गया, 80 डिग्री। अब जब मैं बॉइल करूंगा, मान लो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए भी लिक्विड बी भी लिक्विड, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। मान लो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पहले अलग अलग था, 100 था, 30 था, लेकिन अब जो इन्होंने एजोट्रोप अगर बना दिया, इन्होंने अगर क्या बना दिया, एजोट्रोप बना दिया। अगर इन्होंने कैसे बना दिया, एजोट्रोप बना दिया, तब जो इनका नया बॉइलिंग पॉइंट होगा एजोट्रोप का, मान लो ये आ गया 70 डिग्री सेल्सियस। अब इस 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं गर्म करूंगा तो ये सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि वेपर बनेंगे तो दोनों जाएंगे लिक्विड में, या तो दोनों साथ साथ लिक्विड में रहेंगे, या दोनों साथ साथ में क्या चले जाएंगे, वेपर में चले जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों को हम अलग नहीं किए कर सकते, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो हम एजोट्रोप को क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। एजोट्रोप क्या होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स have having same composition, have same composition in both liquid and vapor phase, liquid and vapor phase. Also have constant boiling point, and they can't be separated by the method of fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब इसीलिए, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, किसका, एजोट्रोप का। इसलिए हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रोप, कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रोप भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है। अब जो उनके अगर टाइप की बात करता हूँ, मैं इनकी बात करता हूँ एजोट्रोप के, किसने की बात करता हूँ, टाइप की बात करता हूँ। ये दो टाइप से क्लासिफाई किए जाएंगे, देखो ध्यान से, दो क्लासिफिकेशन इनकी होंगी। पहले इसको मैं रब करूंगा, बहुत ध्यान से इसको रब करूंगा, नीचे वाले हिस्से को। सोल्यूशन, मिक्सचर या सोल्यूशन which show a large deviation, large deviation, large positive deviation from Rolle's law। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाना चाहिए उससे भी ज्यादा क्या दिखा दे, डेविएशन दिखा दे, रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अभी समझे, हम ग्राफ से भी समझेंगे ये बात। उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, क्या कहते हैं उसको, और वो सोल्यूशन जो लार्ज डेविएशन दिखा देगा, किससे, नेगेटिव डेविएशन से। मतलब सोल्यूशन which show
a large deviation from large negative deviation from Rolle's law. From Rolle's law. ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। अब इसे मैक्सिमम मिनिमम क्या है अभी समझ में आया। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, ये जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनेंगे ये हमेशा किस सोल्यूशन की हेल्प से बनेंगे, ये उन सोल्यूशन की हेल्प से बनेंगे। इसके लिए अगर आपको कभी भी मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाना है तो वो सोल्यूशन लेना होगा विच शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के मैंने एग्जांपल्स लिखवाए हैं, वहां से मैं उठाऊंगा कोई एग्जांपल, उन्हीं में से बनाऊंगा कोई आइसोटोप। और ये अगर मुझे मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप चाहिए तो मुझे कौन सा सोल्यूशन लेना पड़ेगा, सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मुझे चाहिए होगा। ठीक हो गई ये बात। अब ध्यान से समझना, इसको आगे समझेंगे, पहले यहाँ पे एग्जांपल से इसकी बातों को समझो। एग्जांपल समझो, मान लो इसका एक एग्जांपल समझो, एनसीईआरटी में दिया गया है 95%, और परसेंट भी कैसे है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। मतलब क्या है इसका, बहुत ध्यान से समझना कि 95% एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब क्या है, वाटर लिया है और इथेनॉल का सोल्यूशन बनाया है। इथेनॉल का सोल्यूशन बनाया है। इथेनॉल कितने परसेंट लेना है आपको, 95% लेना है। वाटर कितना बचता है, 5% बचता है। बट ये बचते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। मतलब अगर आपने ये 95 ml लिया है तो उस केस में पानी कितना लेना पड़ा आपको, 5 ml। अगर आपने ये 95 लीटर लिया है तो पानी कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 लीटर। तो ये सब हमेशा क्या बनाएंगे, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये है मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। अब इसे मिनिमम का क्या फंडा है, इसको थोड़ा सा मैं पहले रन करूंगा, यहाँ पर कर सकता है, देखो ध्यान से। इथेनॉल पहले यहाँ तक ध्यान से समझो, इसको मैं आगे समझा रहा हूँ। देखो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, जो अब इसमें अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए, पहले ये आइसोटोप बना रहे हैं। आइसोटोप कब बनाया होगा, जब इथेनॉल का लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा वेपर फेज में कंपोजिशन किसके, वाटर के। और जो लिक्विड फेज में वाटर का कंपोजिशन होगा वो वेपर फेज में जो इथेनॉल का कंपोजिशन है उसके इक्वल रहा होगा। पहली कंडीशन तो यही आनी चाहिए, अगर ये आइसोटोप बना रहे हैं तो कंडीशन नंबर पहले तो यही लगनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर समझेंगे, देखो ध्यान से। होता क्या, ये एक्सपेरिमेंट्स जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की गई है यहाँ पे देखो। जो अब ये एक मिक्सचर बनाया, जो इथेनॉल होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर बात की जाए किसकी, मान लो मिक्सचर बनाया, पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं। ये एक मिक्सचर बनाया, इसमें मैंने इथेनॉल लिया लिक्विड में, वाटर भी मैंने लिया लिक्विड फेज में ही है, ये भी लिक्विड फेज में ही है। अब ये बताओ, जो अल्कोहल होता है इथेनॉल, जो इथेनॉल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब इन दोनों को मिक्स किया और इस अमाउंट में मिक्स किया, इथेनॉल और अल्कोहल को जब इस अमाउंट में मिक्स करोगे कि 95% तो आपने
वॉल्यूम किसके लिए है? इथेनॉल के लिए है। 5% वॉल्यूम अपने किसके लिए है? वाटर के लिए है। तो उस केस में क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ इथेनॉल, वो इक्वल आएगा वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है किसके? वाटर के। और जो मोल फ्रैक्शन है वाटर के इन लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज, ये निकल के आएगा। एक तो ये, और इनका जो जो ये इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं? एजोट्रोप बना रहे हैं। एजोट्रोप की कंडीशन है ये। और इस एजोट्रोप का, ये जो एजोट्रोप आया है बन के, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया है निकल के, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा निकल के? इसका बॉइलिंग पॉइंट आना देखो ध्यान से, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है 78.15 डिग्री सेल्सियस, 78.15। अब ये जो एजोट्रोप है, मतलब अब ये इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहले कुछ था, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का पहले कुछ था। अब इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर चुके हैं, जो एजोट्रोप क्रिएट कर चुके हैं, उस एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा है? 78.15 डिग्री सेल्सियस। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है एजोट्रोप का, जो एजोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वो इस इथाइल अल्कोहल से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। और इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसे? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। इसका नाम क्या पड़ेगा? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। क्या बनेगा इसका नाम? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। इसके एग्जांपल को समझ लिए। अब इसके एग्जांपल को भी समझते हैं, इसके एग्जांपल को भी समझते हैं। पहले फोल्ट हटा के समझेंगे, पहले यहाँ पर इसका एग्जांपल। इसके लिए हमें कौन सा सोल्यूशन लेना पड़ेगा? जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया नाइट्रिक एसिड का 68% weight by weight aqueous solution of nitric acid, of nitric acid, नाइट्रिक एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता था, जो मिक्सचर होता था, वो कौन सी डेविएशन को रिप्रेजेंट करता था? नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता था। वहीं से आता है। वेट बाय वेट को समझो। एक्वस मीन्स वाटर, नाइट्रिक एसिड और वाटर को आपने मिलाया है, और कैसे मिलाया है? 68% तो वेट किसका है? नाइट्रिक एसिड का। तो बचा कितना? 32% वेट किसका आएगा? वाटर का। मतलब अगर आप 68 ग्राम HNO3 ले लेते हैं, तो 32 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा? वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपने मान लो ये लिक्विड लिया, अब जो HNO3 होता है, जो HNO3 को भी आपने मिलाया और H2O को भी आपने मिलाया, HNO3 को भी आपने मिला लिया और H2O को भी आपने मिलाया। पहले यहाँ तक देखो ध्यान से। मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, मैं इधर से रख कर रहा हूँ, पहले इधर से कॉपी करना। ठीक है, देखो मान लो ये आपने एक लिक्विड बनाया, इसमें आपने 68% किसको लिया? HNO3 को लिया। और HNO3 भी किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में होता है। इसमें 32 ग्राम वेट किसका लिया है? वाटर का लिया है। वाटर भी किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। और ये जब लिए, इस अमाउंट में इन दोनों को लिया, तो ये इस तरह से लिया कि जो कंपोजिशन है नाइट्रिक एसिड की इन लिक्विड फेज, वो इक्वल आनी चाहिए किसके? कंपोजिशन ऑफ वाटर इन वेपर फेज। और कंपोजिशन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज इक्वल आनी चाहिए कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वेपर फेज। तो ये किसकी कंडीशन होगी? एजोट्रोप की कंडीशन होगी। मतलब ये क्या बना चुके होंगे? एजोट्रोप बना चुके होंगे। अब जब ये एजोट्रोप, अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का, नाइट्रिक एसिड का होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया है? एजोट्रोप बना दिया है। क्या बना दिया है? एजोट्रोप बना दिया है।
क्या बना दिया है, इस अमाउंट को लेने पर क्या बना दिया है उन्होंने, एजोट्रोप। उस एजोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है प्रैक्टिकल करने के बाद वो आता है 125.5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे समझ में आ गया होगा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया है इस एजोट्रोप का, जिन कंपोनेंट से ये मिलके बना है HNO3 और वाटर, इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से मैक्सिमम आ रहा है। मतलब इससे भी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आया है इसका, और इससे भी क्या आया है, मैक्स आया है। इससे भी क्या आया, मैक्स आया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अब इसके हम ध्यान से समझना, समझ में आ गया कि लिक्विड फेज में वेपर फेज में किस तरह का संबंध होना चाहिए कंपोजिशंस के बीच में, जिससे कि क्या बन जाएगा, आइसोट्रोप्स क्रिएट होंगे। इसके ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, हमें हमें इनके ग्राफ्स को समझना जरूरी है। पहले हम ग्राफ समझेंगे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का, और फिर हम ग्राफ समझेंगे पॉजिटिव डेविएशन सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स का भी ध्यान से समझना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। मान लो पहले समझते हैं ग्राफ of graph of solution which show negative non-ideal, graph of non-ideal solution showing positive deviation। या पहले आइडियल का समझना है ना, ग्राफ फॉर किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए समझना है। अगर तुम्हें ग्राफ समझना है, देखो ध्यान से, ये मान लो दो कंपोनेंट है इसमें, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। लिक्विड फेज की बात हो रही है, पेपर फेज ऊपर आ जाए। लिक्विड फेज की बात हो रही है, ए और बी। दोनों को सम इक्वल होता है ना 1 की, इसीलिए रिप्रेजेंट। और मान लो ऊपर क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है ऐसे जा रहा है कंपोजिशन में, ये ठीक हो गई ये बात, ध्यान से समझ।